अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट तो 26 दिसंबर से शुरू होना है, लेकिन आज पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच था, स्पेशली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुसूसी दरख्वास्त पर अरेंज हुआ, उसका पहला रोज़ था। पाकिस्तान की बैटिंग ने, मेरा यहाँ तक ख्याल है कि 50-50 कारकर्दगी, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स ने 50 से ज़ायद रन बनाए, 50 स्कोर किए, लेकिन कोई बहुत बड़ी ये डोमिनेशन भी खैर दिखाई नहीं। लेकिन 323 पे 8 आउट, एटलीस्ट प्रैक्टिस का जो पर्पज़ है, जो प्रैक्टिस मैच का एक बहुत बुनियादी खाका भी होता है कि उसको इस्तेमाल किया जाए, वो ज़रूर पूरा हुआ है। कि इसका कितना फ़ायदा हमारी टीम को टेस्ट मैचेस के दौरान होगा, ये भी देखना बाकी है। हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, खुरम शहजाद अनफिट हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, सारी सूरत हाल में बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी में भी जनाब बड़ी तब्दीली आ गई और खालिद सज्जाद खोकर साहब तकरीबन 9 साल वो है हॉकी फेडरेशन के सदर है, लेकिन अब बिलाकर गवर्नमेंट ने उनकी जगह एक और नई तैनाती की है। उसके हवाले से भी आपको तफसीली बात बताएंगे। कौमी खेल है पाकिस्तान का हॉकी, और क्या ये तब्दीली पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतर रहेगी, क्या इससे मसाइल ठीक हो सकेंगे, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइंस। आपने देखिए पाकिस्तान और का जो सेकंड टूर मैच था, उसके ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब कराची स्टूडियो में। कुछ देर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर में गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुनीर साहब, यकीनी तौर पर जो ये हमारा साइड मैच है, इसमें पाकिस्तान का जो पर्पस था उस लिहाज से तो पूरा हुआ कि चलें हमें बैटिंग प्रैक्टिस करने का मौका मिला। लेकिन आपकी क्या राय है? 323 रन पे 8 आउट, और उसके अंदर अगर हम देखें, अगर आज की जो नुमाया चीज़ें हैं, सऊद शकील के 70 रन रिटायर्ड हर्ड हुए, इसी तरह मोहम्मद रिजवान भी रिटायर्ड, सलमान अली आगा 51, सरफराज अहमद 50, साइम अयूब को भी चांस दी गया 30 रन, और फिर उसके बाद विक्टोरिया 11 ने 47 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर। और ये जो विकेट है यासिर की शाहीन शाफिदी ने, विच इज़ गुड टू सी कि एटलीस्ट उनको विकेट मिली। बट मुनीर साहब, आपका क्या तज़किया है इस पहले रोज़ के खेल पर? देखिए, पहले रोज़ के खेल को देखते हैं तो चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं पाकिस्तान के लिए। सभी ने अच्छा स्कोर किया, 3-4 50 स्कोर हुई हैं। बाबर आजम नहीं खेले, बाकी सभी ने स्कोर किया। सऊद शकील 70 रन आपने बताया, 2-3 और 50 हैं। सलमान अली आगा ने भी 50 स्कोर किया, उस हिसाब से तो सही है। लेकिन चीज़ें सही हैं नहीं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से देखें ना, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जब टेस्ट में हम मेलबर्न में उतरेंगे तो चीज़ें वैसे ही हैं तकरीबन जो हमें पर्थ टेस्ट में नज़र आया। बहुत कुछ अच्छा सोचने की मेरे ख्याल इतनी ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन हालात कोई ऐसे नहीं हैं। जो एक वाइट वॉश वाली जो सिलसिला चल रहा था, लगता है कि शायद वो कंटिन्यू करेगा, प्रिवेल इस दफ़ा भी करेगा। हम शायद उससे नहीं निकल सकेंगे, बिकॉज के नफसियाती तौर पर जो जंग है ना, वो शायद हम हारे हुए हैं। और उसके लिए फिर कोई एक बहुत अच्छी इनिंग्स किसी टीम की एक एज ए टीम कोई होल परफॉर्मेंस हो तो ही कोई बात होगी, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप चेंजेस? क्योंकि हमने देखा कि आज तो इमामुल हक भी खेले, साइम अयूब भी खेले, और ये स्क्वाड भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे पास बहुत महदूद चॉइसेस हैं, चूँकि हमारे स्पिनर्स तो दोनों मौजूद हैं। नुमान आई थिंक कि अगर वो अनफिट नहीं है, बट साजिद खान एक ऑब्वियस चॉइस हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ स्पिनर हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक ऑफ स्पिनर हमेशा अच्छा ऑप्शन होता है। हमें याद है हरभजन सिंह ने कितना तंग किया हुआ है इनको, और इसी तरह बाकी जो स्पिनर रहे हैं, ऑफ स्पिनर स्पेशली। और उसके साथ साथ बैटिंग में मुनीर साहब, चूँकि इमामुल हक की जो इनिंग है, उस पर कप्तान ने भी दबे लफ्ज़ तनकीद की। उन्होंने कहा जी हम बहुत स्लो खेले, उनका जो शायद स्टाइल ऑफ प्ले है वो शायद आजकल की मॉडर्न डे से भी ताल्लुक नहीं रखता। गो के रन्स की है, उनके रन्स बनाने की जो रफ्तार है उसके ऊपर ज़रूर एक बहस है। साइम अयूब अपने चांस का वेट कर रहे हैं, तो क्या हम लेंगे बड़ी कॉल? देखिए, मैंने पिछले दिन सुना था जलालुद्दीन साहब को, जो पाकिस्तान के साबिक़ इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा कि साइम अयूब को ना खिलाना और इमाम के साथ जाना, तो गम्माजी यही कहता है कि पाकिस्तान अपने उस माइंड सेट से निकला नहीं है, यानी डिफेंसिव अप्रोच से नहीं निकला है। ठीक है, आपने एक हिम्मत ज़रूर की कि आपने 2 बॉलर्स को डेब्यू कराया, और दोनों बॉलर्स देखें 15 में से 12 विकेटें उन डेब्यू बॉलर्स की थी। आपको साइम अयूब के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 200 गेंदे खेल के 60 रन पहले इनिंग्स में खेलने। देखिए, अगर मैच बचाने के लिए आप इसके इनिंग्स खेलते हैं तो बिल्कुल समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है कि आप मैच बचा रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन जब मैच को पहली इनिंग्स है, बिल्ड करना है, तो वहाँ पर उसका मतलब है आप इतने डिफेंसिव हो गए कि आपने बता दिया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को कि हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ हैं। वो खुद भी डिफेंसिव है, उसकी वजह से पूरी टीम पर उसका असर पड़ा। अगर शान मसूद ने कहा है तो गलत नहीं कहा है मेरा ख्याल है। देखिए, एक तो खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा या वसीम जूनियर में से किसी एक को लेना चाहिए। हसन अली का ऑप्शन भी आपके पास? हसन अली का ऑप्शन है, बातें भी चल रही हैं हसन अली को, बट आई थिंक जिस तरह बोल्ड डिसीजन लिया था, इनको चाहिए कि मीर हमजा देखें सेकंड टॉप विकेट टेकर कायदम ट्रॉफी के, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड तो देखें, ऑस्ट्रेलिया का तो वही स्क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया ने तो कोई उसमें तब्दीली इतनी तगड़ी है, देखिए उसको देख के वो परेशानी हो रही है कि इनको हराना। लेकिन मुनीर साहब, ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं खुद भी जिद्दत पसंदी का कायल हूँ कि आप नए जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ ज़रूर बढ़ें। लेकिन अगर आप दूसरी इनिंग की परफॉर्मेंस देखें मुनीर साहब, अगर आप इमाम को रिप्लेस भी करते हैं विद साइम अयूब, बट आपकी जो बैटिंग जिस तरह क्लैप्स हुई है 89 रन पर, और आपकी ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज थी इस मैच में, बहुत ही हम ऐसा था ना, शोल्डर वर डाउन, ऐसा था टीम सेटल नहीं हुई।
तो ठीक है, आप ज़रूर एक इंस्पायरिंग डिसीजन ले लें, बट आपकी बाकी टीम को तो बहरहाल फाइट करना पड़ेगी। और आपके जो बड़े नाम हैं, बाबर आजम, अगर आप रिजवान को खिलाते हैं, सरफराज खेल रहे हैं, या आपके पास सऊद शकील हैं, आई थिंक दे शुड स्टेप इन, चूँकि उन्होंने तो रन्स भी किए थे, बट बाकियों ने तो भी रन्स भी नहीं किए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन आपके पास जो है आपको उसी में से जाना पड़ेगा। अगर आपके पास इमाम की जगह साइम अयूब का ऑप्शन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्राई किया जाएगा, इसलिए कि वो एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है ना कि डरते हैं हम कि अगर साइम को भी खिला लिए। देखिए हारना तो शायद आपने वैसे ही है जैसे आप इमाम खेले तो भी हार गए, फ़हीम अशरफ खेले तो भी हार गए। बेहतर है कि आप नए के साथ जाएं। देखिए नया ब्लड जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट परफॉर्मेंस देता है। अगर आप साजिद खान करेगा टीम को, साजिद खान को खिलाना चाहिए फ़हीम अशरफ की जगह, साइम अयूब को खिलाना चाहिए इनकी जगह, तो ये जरूर मीर हमजा को भी डेब्यू करा सकते हैं आप, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को अब क्या हिकमत अमली बनानी है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जनाब इस पर पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, जिसका दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे पर शुरू होगा। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन मुनीर साहब आपको लगता है कि वो जो बातें हमारे मौजूदा कोचिंग स्टाफ जब वो खुद मौजूद होते थे, टीवी पर करते थे, मोहम्मद हफीज़ का कोचिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, उमर गुल तो चले कोचिंग करते रहे, लेकिन सईद अजमल जहाँ उनको होना चाहिए था इंडिया में वहाँ नहीं थे, यहाँ पर अब मुझे नहीं पता उनकी क्या फ़ायदे थे, सिडनी में शायद गेंद टर्न करता है, पर हमने कोई अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं की सीरीज़ के लिए। जैसे लगता है जैसे हमें कोई परवाह भी नहीं थी कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जहाँ से हम कभी नहीं जीते। दूसरा माइंडसेट ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का कि वो आखिर दोनों सीरीज जीते हुए हैं जी, 36 पार आउट होने के बाद भी बाउंस बैक किया। विराट कोहली नहीं भी अवेलेबल थे पर्सनल रीजंस पर, तो उनकी टीम ने जीता। तो हम तो फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं द क्रिकेटिंग नेशन के, हम भारत को बहुत हरा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अगर हम उनका मवाजना करें तो हम तो बहुत पीछे हैं। देखिए अगर रियलिटी पे आप जाते हैं ना तो बहुत फ़र्क है। जी हाँ, देखिए 1876 से अगर जब से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच शुरू हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया टेस्ट क्रिकेट, उस वक्त से अब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम रही है हमेशा। बिल्कुल सर, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा है। अभी करंटली वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी हैं इस वक्त भी, नहीं आज के दौर में 6 वर्ल्ड कप वो जीते हुए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी हैं, वर्ल्ड कप भी और प्रीवियस जीते वो जी। और उसके बाद ये कि वही इंडिया के जिनके मुंह से निवाला छीन के ऑस्ट्रेलिया ले गया था, अभी वर्ल्ड कप जीत के गया है, उनके खिलाड़ियों को इन्होंने इतना महंगा खरीदा है, उनके 2 कप्तान को और उनको। मैं पढ़ रहा था कहीं कि मिचेल स्टार्क अगर 14 मैचेस खेलते हैं आईपीएल में, हर मैच में 4 ओवर्स कराते हैं, तो फी गेंद इंडियन 7.5 लाख रुपए नहीं, पाकिस्तानी 25 लाख रुपए की एक गेंद पड़ी है। अंदाजा लगाएं कि कितना उनको दिया गया। इवन रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को चूंकि रिटेन किया गया, उनकी इतनी रकम नहीं है, इनको कहीं ज्यादा ऑप्शन है। अच्छा अब वो चूंकि देखिए इनकी टीम में मैंने आपको बताया था कि तजर्बे का बहुत फर्क है। उनकी बॉलिंग आप देख लें या उनकी बैटिंग देख लें और आप अपनी बॉलिंग और बैटिंग देख लें तो फर्क तो है। अनलेस एंड अनटिल के कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं आती जो बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसा जो मतलब हम जो जिसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अदरवाइज आपके लिए कोई यहाँ इतने अच्छे हालात नहीं होंगे। आपको सोच के जाना होगा। हाँ, कॉम्प्लेसेंट के शिकार हो जाएं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप उसका कोई फ़ायदा उठा लें तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी नज़र आई थी वो ये नज़र आई थी कि शान मसूद ने अपने तौर से कोशिश की थी, बैटिंग में वो नहीं चले, लेकिन 2 खिलाड़ियों को डेब्यू कराना। मुझे तो उनके ऊपर ज़्यादा तशवीश इसलिए कि आपको पता है हमारे कैप्टन के साथ सलूक क्या होता है, या तो वो कैप्टन होता है या फिर वो टीम में नहीं होता। तो मुझे कुछ ऐसी सूरत उनके लग रही है कि अगर उन्होंने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना दी तो वो तो फिर वही सफरात वाला हाल हो जाएगा जिस तरह उनको कि हमने बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया था। ऐसे ही होगा बिल्कुल ट्रू। और मैं देख रहा था कि जब वो टेस्ट खत्म हुआ था तो उनकी जो पिछली इनिंग्स हैं 28-29 इनिंग्स सबको मवाजना किया जाए, 150 है उनकी और वो बहुत है। बिल्कुल देखिए परफॉर्मेंस बिल्कुल, अगर टीम हारेगी तो सबसे ज्यादा कप्तान को तनकीद। अभी वर्ल्ड कप हारे हैं तो बाबर की कप्तानी गई ना, तो इस तरह टीम हारती तो कप्तानी तो जाती है। और शान मसूद भी टीम में जगह शायद इसीलिए बनाए हुए हैं कि उनको टीम का कप्तान है, वरना और भी पोटेंशियल बहुत है अभी आपके पास। लेकिन बहरहाल अब वो जो भी है, ये 2 टेस्ट है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्टेशन रखें नहीं, आप नॉर्मल चलें जिस तरह से हो रहा है। चीज़ देखिए ना, अभी भी आप 360 रन से हारे हैं वो टेस्ट मैच कि जहाँ पे आपने फिर भी इतनी बैटिंग कर ली थी आपने कि 271 रन बना दिए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में जो हाल हुआ उसके बाद आप कहाँ खड़े हैं मुझे बताएं ना। किसी प्लेयर का कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसके बारे में आप कह सकें एक बार फिर वही हम बाबर पर डिपेंड कर रहे हैं, या शान मसूद खेल जाएं या हमें शऊद शकील को अच्छी इनिंग्स खेल जाएं, यही एक है, बाकी कुछ है नहीं। चलिए टेस्ट मैच पे तो बात करें कि हमने जो चुनाव किया है T20 स्क्वाड का मुनीर साहब, उसके बाद जो खबरें आ रही, मैंने सबसे पहले ये खबर आई थिंक दे दी थी कि आप साइम अयूब को है तो ओपनर तो आएंगे रिजवान के साथ, और बाबर नंबर 3 पे होंगे। ये जो
ट्रांजिशन है ये यूजली दूसरे मुल्कों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब ये होते हैं तो एक अजीब अंदाज से होते हैं, इंतकामी कार्रवाई लग रही होती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ जिद है, ऐसा लगता है जैसे कोई अनाज का प्रॉब्लम है, फिर खिलाड़ियों की जैसे कम्युनिकेशन नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे खिलाड़ियों को आप उतना रिस्पेक्ट भी नहीं देते, जैसे बाबर आजम डिजर्व करते थे कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो ये जो आगे हम मंजरनामा देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का, फिर उसमें फरवरी के इंतखाबात के बाद तो अब ये नहीं पता कि बोर्ड ने कब तक रहना है, तो फिर हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी जो है हमारी, तो फिर उस तरह की एक घूम की कैफियत है नहीं है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो टीम अनाउंस की है वहाब रियाज और कामरान अकमल ने, बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई झोल नहीं है, हम बहुत वो करते हैं, लेकिन इनकी तारीफ करना पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अगर ऑब्वियस चॉइस आप देखते हैं ना शॉर्टर फॉर्मेट में, तो आपको साइम अयूब और फ़खर जमान के साथ आपको ओपन जाना चाहिए, 1 डाउन बाबर, 2 डाउन आपको आना चाहिए रिजवान को, फिर इफ्तिखार और फिर आजम खान। जो मैं समझता हूँ जो टीम आपके पास मिली है उससे क्या होगा कि पहले 2 ओपनर्स जाएंगे, अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर बाबर और रिजवान संभाल सकते हैं, बाद में फिर ये डिस्ट्रक्टिव हैं दोनों, इफ्तिखार और आजम ये कर सकते हैं, फिर आप आमिर जमाल भी होंगे, आप नवाज को या अबरार किसी को खिलाएं, तो वो इतना बुरा सिलेक्शन नहीं है। अब मसला ये है कि ये दोनों एक अरसे से ओपन कर रहे हैं, इन्होंने सेंचुरी भी बना रखी है, सबसे ज्यादा सेंचुरी एज एन ओपनर, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बट स्ट्राइक रेट का इशू आता था, आपको याद होगा 13, 14, 15 ओवर्स हो जाते थे, फिर बाद में अगर किसी खिलाड़ी ने खेल लिया और शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कर ली तो आप मैच जीतते थे, वरना आप मैच हार जाते थे। तो इसको अगर चेंज किया जा रहा है तो गलत नहीं किया जा रहा है, आपके पास ऑप्शन आते हैं, आपका सारे टॉप ऑर्डर बैठ, साहबजादा फरहान को देख लें, असीफुल्ला को देख लें। ये मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है कि जिस जमाने में रिजवान बाबर रन करते थे उस वक्त भी ये बात होती थी कि आपके जो उस जमाने में आसिफ अली, खुशदिल शाह जैसे आपने प्लेयर्स को जो चांस दिया, उनकी या तो बारी कम आती थी या वो परफॉर्म भी नहीं करते थे। अब भी यही सूरत हाल है कि आजम खान की फिटनेस के ऊपर बहुत सारे शुबात मौजूद हैं, गो कि उनके टैलेंट पे किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन फिर अगर हम इफ्तिखार की बात करें भी वो इतने ज़्यादा रिलायबल परफॉर्मर नहीं बने, वर्ल्ड कप में भी आप देखें कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, जो कि मिडल ऑर्डर के प्लेयर है ही नहीं हमारे पास सर, और जो चॉइसेस हैं वो हमने बहुत मजबूरी में ली है लगता है। देखिए, अगर 4 की, जैसे मैंने आपकी बात की कि साइम, फ़खर, बाबर और रिजवान, ये 4 तो अगर रहते हैं तो बाद में आपको 2 ऐसे प्लेयर से ज़रूरत पड़ती है T20 में जो जारहाना थे। इस वक्त आपके पास 70 की स्क्वाड में अगर जारहाना मिजाज रखने वाले हैं तो या तो इफ्तिखार अहमद हैं या फिर आजम खान है। आजम खान की फिटनेस को आप ना देखें, आजम की फिटनेस को हम उस वक्त देख रहे हैं 3 साल से जब उनके बाद बातें, लेकिन वो जहां जाते हैं लीग में वहां विकेट कीपर तो नहीं खेलेंगे ना, फिर एज ए विकेट कीपर खेलेंगे, रिजवान फिर फील्डिंग करेंगे, रिजवान फील्डिंग कर सकते हैं। इट्स ए चॉइस है, आपके पास एक चॉइस हो जाएगा कि आप उनसे कीपिंग करें। गुलाम मुर्तजा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी थी, गुलाम मुर्तजा की कंफ्यूजन है अभी भी T20 स्क्वाड में, स्पेशली के जो कीपिंग है उसमें प्रेफरेंस किसकी होगी। आपको कुछ खबरें मिली कि एक बुनियादी ढांचा क्या है हमारी बैटिंग लाइन का? जी, आजम खान को अगर खिलाया जाएगा तो एज ए विकेट कीपर बैटर ही खिलाया जाएगा। और जब सिलेक्शन कमेटी से हमारी बात हुई थी तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमें मिडल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में ऐसे बैटर पावर हिटर्स की जरूरत थी जो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर नहीं आ रहे थे कि जो परफॉर्म कर पा रहे हो, और इसी वजह से आजम खान को सिलेक्ट किया गया। और दूसरा, उनकी जो फिटनेस के हवाले से उन्होंने बात की कि आजम खान को हमने कह भी दिया है और आजम खान इसके ऊपर अमल दरामद भी करते हुए दिखाई देंगे कि अगले साल 1 साल में वो अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। तो बाकी खिलाड़ियों को ये लिबर्टी मिलेगी, शर्जील खान को, दीगर को, कि वो पहले टीम में पहले आ जाए, फिटनेस बाद में ठीक करें? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दोहरा मेयार पहले भी सामने नजर आता रहा। और आखिरी मर्तबा गुलाम मुर्तजा फिटनेस टेस्ट कब हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी भी मयार पर? टेस्ट टीम में, वनडे में, टेस्ट मैच एक जमाने में जब मिसबाह लगते हैं उनको बड़ा इसका गम रहता था, और बिल्कुल ठीक गम था, क्योंकि अगर आप फिट ही नहीं होंगे तो परफॉर्म कैसा करेंगे। अरसा हुआ आपने कोई खबर वहां से फाइल ली कि कोई फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, यो टेस्ट में ये नंबर आ गए? 1 साल हो गया, शायद ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा का अर्सा हो चुका है, और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं, एक तो वो नेशनल टीम में खेलने वाले और उनसे नीचे जो है उनके भी फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। हमेशा ऐसे होता है कि जो पाकिस्तान की कोर होती है, नीचे से यंगस्टर भी होते हैं, उनके भी फिटनेस टेस्ट होते हैं, उनके भी यो टेस्ट होते हैं, हमेशा उनको भी बुलाया जाता है पाकिस्तानी टीम में। इवन आप उन खिलाड़ी को भी बुलाते थे जिनको अभी आपने टीम में, याद है फवाद आलम भी एक दफा जब नेशनल टीम में नहीं थे तो उनको बुला के फिटनेस टेस्ट उनके भी जांचे गए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होते हैं उनको भी बुलाया जाता है जिनका कमबैक होना है, कि लाइक अहमद शहजाद है या दीगर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कमबैक होने के चांसेस हैं, तो उनको भी बुलाया जाता है। तो फिटनेस टेस्ट तो 1 साल से ज्यादा का अर्सा हो चुका है अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट। मेरे पास जेब में सवाल है सर, खासतौर मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें, देखिए
अब यही प्रॉब्लम है कि बार बार बोर्ड तब्दील होता है, बार बार सिलेक्टर तब्दील होते हैं, खिलाड़ी बेचारा सफ़र करता है। मोहम्मद हारिस ऐसे प्लेयर नहीं है जो आपको एवरेजेस मेंटेन करके देंगे, उनका इंपैक्ट होता है। उन्होंने, आपको याद है रबादा के खिलाफ जो बैटिंग की, और कमेंटेटर्स कह रहे थे भाई कि ऐसा प्लेयर आपके पास, जैसे साइम अयूब। अब हम एक T20 के साइम अयूब को टीम से ड्रॉप करके ये बोल रहे हैं जी रेस्ट कर लो, किस बात का रेस्ट? वो जो उसने 45 दिन भारत में ट्रैवल किया, वो थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनको रेस्ट करा दिया। इतने हमारे केयरिंग सिलेक्टर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स को तो आप बार बार खिलाकर, इवन शायद पिशावर ज़ल्मी ने, मुझे याद है कि उनको मिडल ऑर्डर में भी खिलाया, क्योंकि उनके पास भी वहाँ प्रॉब्लम थी कि टॉम कोलो, कैटमोर, बाबर आजम, साइम अयूब, हसीबुल्ला, तो उनका रोल चेंज कर दिया और उन्होंने निभाया। जहाँ ऐसा प्लेयर आपका 5 में से 2 मैच जितवा दे तो समझे उसने काम कर दिया। ऐसे ही होता है सर। हम कह रहे हैं जी आप रेस्ट करें, और हम ऐसे प्लेयर को लेके जा रहे हैं जैसे साहिबजादा फरहान या हसीब या साइम, इनमें सिर्फ 1 या 2 खेल सकते हैं ना सर। प्रॉब्लम ये है कि मिडल ऑर्डर के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, बड़ी महदूद चॉइसेस है। खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो गई न्यूजीलैंड में, थोड़ा सा इख्तलाफ की इजाजत दीजिए प्लीज। देखें, उसमें है ये कि साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह को नहीं लेने पे हम सबसे ज्यादा नाराज थे मीडिया कि ये जो इतनी परफॉर्मेंस इतने अरसे से दे रहे हैं तो ये कहाँ जाएगी। हारिस को बहुत मौके माजी में मिले हैं, टीम के साथ भी खेले हैं, इमर्जिंग एशिया कप भी खेले, सब खेले। कहीं इमर्जिंग एशिया कप में सर वो कैप्टन थे, उनके अंडर जीते। आप अपने आप इमर्जिंग कप के टूर मुनीर साहब करते क्यों हैं? इसलिए कि आप प्लेयर्स को ग्रूम करें, फ्यूचर कैप्टन्स को, लेकिन आप स्क्वाड से पार कर दे। मैं नहीं कह रहा आप उनको 11 में खिलाएं, लेकिन आप सिस्टम में तो रखे उन्हें। सिस्टम में तैयब ताहिर भी, आपको याद है तैयब ताहिर परफॉर्म कर रहे थे, वो भी आउट हो गए। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए आप अगर सिस्टम में आने की बात करते हैं तो PSL के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अब्बास आफरीदी को कहाँ रखा आपने पूरे साल? अब जाके उनको लिया गया ना। तो हसीबुल्लाह हमेशा रन के अंबार लगाते हैं, दोनों फॉर्मेट में आप उनको नहीं लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में हम मिडिल ऑर्डर के लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं? हमारे बड़ी महदूद चॉइसेस हैं। मिडिल ऑर्डर के लिए यही प्लानिंग है कि आपको जाना पड़ेगा इफ्तिखार के साथ। शादाब भी नहीं खेल रहे ना? नहीं, शादाब तो नहीं है, शादाब तो शायद होते नवाज की फॉर्म भी अच्छी नहीं है। नवाज की फॉर्म भी अच्छी नहीं है, लेकिन नवाज आपका मिडिल और लोअर दोनों ही ओपन है। नवाज को लेने की मैं आपको वजह बताऊं, लोगों का अच्छा नहीं है कि नवाज को क्यों खिला रहे हैं, लोग नहीं चाह रहे हैं, नाराज है नवाज। चॉइस नहीं है हमारे पास, कोई और चॉइस नहीं है। लेफ्ट आर्म नहीं है, लेफ्ट आर्म वहीम अशरफ की फॉर्म अच्छी नहीं है। वहीम अशरफ तो अगर T20 में लेते सबसे ज्यादा खिलाफ तो मैं होता, उनको तो मैं ख्याल किसी फॉर्मेट में अभी नहीं लेना चाहिए। टीम में आती है, स्क्वाड से बाहर हो जाती है 11 में। नहीं, वो अजीब मामला है। हाँ, ये अजीब मामला है। एशिया कप में पता नहीं कहां से आ गए, एशिया कप में नया गेंद कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हैं। मतलब वो किस तरह के ऑलराउंडर है? मुझे तो ये समझ में कौन उनको ऑलराउंडर कहता है। कोई परफॉर्मेंस उनकी है, पिछली 14-15 इनिंग्स में उनकी कोई 50 नहीं है, या हार्डली शायद एक आध हो तो हो। 1 विकेट मिली है पिछली 7 इनिंग में, वो भी यही वाली जो सबसे महंगे। इनका तो पाकिस्तान स्क्वाड में जगह नहीं बनती, प्लेइंग 11 में क्यों खिलाया जा रहा है? ये मुझे, मैं बड़ा बरमला कह रहा हूं। खुशदिल शाह और आसिफ अली जैसे प्लेयर्स को हमने वनडे में आजमाया, फिर T20 में स्ट्रगल की, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हमने, अगेन मेरा से चॉइस ये है कि आप देखें रिजवान बाबर अगेन ओपनर, फ़खर जमान 3 ओपनर, साहिब अयूब 4थे ओपनर, हसीबुल्लाह भी ओपन टॉप 3 में खेलते हैं, फिर इवन साहिबजादा फरहान भी। तो आपने 7-6 ओपनर्स के स्लॉट रख लिए। या तो फिर आप, मुझे नहीं पता, सिलेक्शन कमेटी खुल के बताए कि इनमें से मिडिल ऑर्डर में किसको एडजस्ट करेंगे या टूर कराएंगे। सर एक बात बताऊं, लीग्स इतनी बढ़ गई हैं कि अब ज्यादातर ममालिक में टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही सामने आ रहे हैं। ठीक है, आप भी देख लें, अभी डी जॉर्जी जो इतने अच्छे साउथ अफ्रीका के ओपनर हैं, सेंचुरी भी की, फिर 80+ रन की इनिंग्स खेली। उधर आप देख लें इंडिया में ऋतुराज गायकवाड़ हैं और जायसवाल हैं, यशवंत, तो बहुत सारे जो प्लेयर आ रहे हैं टॉप ऑर्डर में ही आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि शुरू में खेलते हैं और वो अच्छा खेल जाते हैं और फिर दूसरे प्लेयर्स को इतना मौका नहीं मिलता। यहाँ आपका ये मसला नहीं है, यहाँ आपका मसला मेन है कि आप आखिर के जो ओवर्स होते हैं ना, उनमें तेज रफ्तार के, आपको इफ्तिखार पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और प्लस आपको खिलाना चाहिए 2-3 मैच। ठीक है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ कि इफ्तिखार को जरूर आप खिलाएं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूँ कि बैकअप ऑप्शन या किसी को ग्रूम जरूर करें। हम बिल्कुल नहीं करते। वर्ल्ड कप में अचानक इंजरी हो गई, हम बिल्कुल उसी तरह खड़े होंगे जैसे हमने नसीम शाह की इंजरी के बाद वर्ल्ड कप में फेस किया। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद इस हवाले से बात करेंगे। जनाब, क्रिकेट बोर्ड के अपने मामला जो हैं वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पर हैं, जो कि इलेक्शन का कुछ पता नहीं है। फिर फरवरी में हमारे यहाँ जब इलेक्शन होंगे, उसके बाद क्या PCB के इलेक्शन होंगे। गुलाम मुर्तज़ा, अब वहाँ इस बारे में कोई अपडेट है? चूँकि ये सारी चीज़ें छुप जाती हैं जब टीम खेलती है, जीतती हारती है, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड के मसाइल हैं वो जू के तू रहते हैं। और अभी जो डे टू डे अफेयर के मामला हैं आपके सामने ही, PCB के साबिक डायरेक्टर मीडिया जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपके सामने, वो डिसीजन मौजूद है। कन्फ्यूजन भी मौजूद थी कि क्या वो सरबराह हैं या फिर दूसरी सरबराह हमारे पास जो क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, आलिया शीर साहिबा, वो हैं। ये मामला कब तक इस तरह के गुमगू की कैफियत से दो चार रहेंगे? इसका हल क्या है? जी, सबसे पहले तो इसका हल यही है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत नहीं बनेगी, उसके बाद जैसे हुकूमत तश्कील होगी तो उसके बाद
इलेक्शन होंगे और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सरबराह मुंतखब होगा। तो इलेक्शन तो होते हुए अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के है वो दिखाई नहीं दे रहे। जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं बनेगा तब तक एक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट आप। तो गुलाम मुर्तज़ा बार बार जब नोटिफिकेशन आता है आईपीसी मिनिस्ट्री से कि आपको ये काम करना है, आपको इस काम के लिए लाया गया है, इलेक्शन आपने करवाने हैं, आप डे टू डे अफेयर चला सकते हैं, तो फिर ये मामला किस तरह इस तरह से चल रहे हैं? जी जो आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से लेटर तो लिखा जाता है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उस तरह के इकदाम नहीं उठाए जाते कि जो इलेक्शन करवाए जा सके। अभी भी बहुत सारे रीजन्स के जो सदूर है जहाँ पे इलेक्शन होने हैं वो लोग भी कोर्ट चले जाते हैं, वो इलेक्शन के हवाले से एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात लगा देते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब तक कोई चलिए इस पे मैं जरूर बात करूंगा। इसका एक और मामला बड़ा अजीब सूरत हाल है सर कि चैंपियंस ट्रॉफी का ज्यादा टाइम नहीं बचा, बट आप देखें कि आपकी अभी तक डे टू डे अफेयर के मामला आते हैं, आपकी किसी क्रिकेट स्टेडियम में कोई रेनोवेशन शुरू नहीं हुई, आपकी सिर्फ स्क्रीन लगाने की बात हुई। ये सिर्फ आई वॉश है, स्क्रीन वगैरह लगाना कोई इंतजाम भी नहीं आता। लेकिन जो एक ग्रैंड, आप तो अभी घूम कर आए सारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, आपने इंग्लैंड भी देखा, सारे जो स्टेडियम्स हैं, और फिर आप जब अपने स्टेडियम्स को देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी सर आपने, उसके लिए हम संजीदा कब होंगे? कौन बैठ के, कोई गवर्नमेंट सोचेगी तो वो भी नहीं सोच रहे। क्रिकेट बोर्ड को तो अपनी इस वक्त सबको सीटों की पड़ी हुई है। मुझे तो डर है कि ऐसा ना हो कि आईसीसी कल को डेडलाइन कोई हमें कहते हैं कि एक्सीड ना हो गई है। बिल्कुल सही है, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। कोई इस तरह की इक़दामात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जब रमीज राजा थे उस वक्त जब अनाउंसमेंट आई थी कि पाकिस्तान को मिले, उस वक्त तो बहुत लग रहा था स्टेडियम एक इस्लामाबाद में उनके दौर में भी, नजफ सेठी साहब के दौर में भी, अब ज़का अशरफ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पे बात ही सर नहीं हुई रेनोवेशन पर। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया शाह खावर साहब को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिल रही है। उनका काम ये है कि इलेक्शन कराएंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती होगी, सबसे पहले विद इन 2 मंथ्स ये होना है, उसके बाद तो फिर दूसरी नहीं तो गवर्नमेंट आएगी। कब तक ये चलेगा ये मुझे नहीं पता, अभी तो कोई चीज़ अभी नहीं है। जब तक आपके गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होते, जब तक गवर्नमेंट नहीं आती, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, आपने एग्रीमेंट पर साइन हो गया है कि जी आपको चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट कर दी गई, ये सब है, लेकिन कहीं पे कोई भी चीज़ नहीं। मेरे ख्याल सारी चीज़ें एग्रीमेंट के साइन की फौरन प्रेस रिलीज आ गई, लेकिन हम इक़दामात क्या कर रहे हैं इसकी प्रेस रिलीज कब आएगी? ये सारी चीज़ें स्टकअप है 8 फरवरी तक, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, मेरे ख्याल फरवरी का महीना तो निकलेगा, मार्च में जाके तेजी से बहुत तेजी से करना पड़ेगा हमारे पास। हम तो अरबाब यहाँ स्टेडियम 4 साल में नहीं बना सके। बिल्कुल सही है, ये तकलीफ दे बात तो है, लेकिन फिर वो वॉर फुटिंग पे चीजें होंगी। आपको चलिए पीएसएल का तस्करा तो मैं गुलाम मुर्तज़ा से पूछ लेता हूँ। पेशावर के शहरी तो बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि अरबाब यहाँ स्टेडियम कंप्लीट होता, वहाँ पीएसएल के मैचेस होते। अब असल में नोटिफिकेशन तो बन गया, कमेटी भी बन गई, होने क्या जा रहा है? क्या हम एक नुमाइशी मैच कराएंगे जस्ट पीएसएल से पहले? कोई पीएसएल का मैच का चांस अब तक मुतालबा हो रहा है? रियलिस्टिक गुलाम मुर्तज़ा सूरत हाल क्या है? जी पीएसएल का कोई मैच वहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसी कोई कोशिश की जाएगी कि पीएसएल 9 का कोई मैच हो जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कोशिश जरूर की जा रही है कि वहाँ पे एक नुमाइशी मैच करवाया जाए, जो पेशावर और कोयटा के अगेंस्ट भी हो सकता है और इस्लामाबाद भी पेशावर के अगेंस्ट खेल सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ओहदेदारान वहाँ पे पेशावर गए थे और जो इंतजामिया है उनसे वो अरबाब नियाज स्टेडियम और दूसरा स्टेडियम भी लेने के हवाले से जो बात की जा रही है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके इंतजामात के हवाले से तमाम जो अगर इजाजत मिल जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद उसकी रेनोवेशन करेगा, खुद वहाँ पे चीजें इंस्टॉल करेगा और तमाम 4 साल बाद याद आया यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इक़दाम जो करने पहले ही चाहिए थे। और इस दफा के पीएसएल मैचेस लाजमी तौर पे वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि लास्ट सीजन में भी कहा गया था कि वहाँ पे मैचेस करवाने की कोशिश की जाएगी और उसकी रेनोवेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। लाइट्स का लगना अभी बाकी है, बाकी मैचेस हो सकते थे। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यही जो ओहदेदार है मुस्तकिल रहते तो फिर मुझे लगता है कि ये पीएसएल 9 का जो सीजन है इसके मैचेस हो सकते थे। साहब पेशावर ज़ल्मी 2 मरतबा वहाँ पर गया, अपनी पूरी टीम को लेके स्टेडियम विजिट किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी तो नहीं करेगी ना, कोई फ्रेंचाइज अपने स्टेडियम खुद नहीं बनाती, दुनिया भर में नहीं ऐसा होता क्योंकि हमारे उनकी मलकियत नहीं होते। और क्रिकेट बोर्ड ने भी चले अगर वहाँ जितनी निगरान हुकूमत भी मुझे याद है बहुत जल्दी आगे, सियासी मामला के मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वक्त से पहले बन गई थी, तो मामला बिल्कुल जमूद का शिकार हुए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई सीरियस एफर्ट नहीं दिखाया कि वहाँ जाकर बात करते। अब आप दिसंबर में जाकर
जो चीज़ें कर रहे हैं, उनके जो पीसीबी के लोग गए थे, कमेटी बनी, ये आप जून जुलाई में कर लेते हैं, अगस्त में कर लेते हैं? कौन से पीसीबी? जून जुलाई से पीसीबी में कौन लोग हैं? सब इंटरिम आ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम है ना, सियासी बुनियाद पर उनकी वाबस्तगी हो रही है ना। तो ये चीज़ें तो आपको फरवरी तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा गफ्फार। अगर ये 2 महीने और गुजर जाते हैं, ये आपको इंतजार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आएगी, एक पीसीबी का बाकायदा एक सेटअप बनेगा, इलेक्शन होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा, तो चीज़ें होंगी। अदरवाइज आप ये दिसंबर जनवरी तो आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितना हम इलेक्शन जल्दी नज़दीक होते जाएंगे उतना ये चीज़ें और स्टकअप होती जाएंगी। ये लाज़मी। क्रिकेट में भी मामला आते तो गुलाम मुर्तज़ा हॉकी में ही मामला आते हैं। और अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले कि जो तारिक बुख्ती साहब की अपॉइंटमेंट है उसको खालिद सज्जाद खोकर साहब नहीं मान रहे। वो समझते हैं कि जी ये बिल्कुल इलीगल है, लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट, जाहिर बात है पैटर्न मुजादन साहब हैं, नोटिफिकेशन भी आया है। ये मामला है क्या, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे और क्या तब्दीली आ चुकी है या आपको ये मामला भी कोर्ट में जाते दिखाई दे रहा है? ये मामला भी कोर्ट में जाएगा। खालिद सज्जाद खोकर की जानिब से ये कहा गया कि वो इस जो जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं होगा वो तब तक उसी सीट पे विराजमान रहेंगे। लेकिन वजीर आजम की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उन्होंने नई अपॉइंटमेंट कर दी है। लेकिन ये भी मामला कोर्ट में जाएगा और वहीं से फैसला होगा। पहले भी पाकिस्तान हॉकी के इसी तरह के हालात नजर आते रहे कि हैदर थे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो उन्होंने भी इसी तरह के उन्होंने इस्तीफा दिया, मंजूर नहीं हुआ, फिर बाद में इस्तीफा। ठीक है, चलिए मुझे पुरान में ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान हॉकी की मजीद बात करें। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। कौमी खेल हॉकी जनाब, लेकिन इस खेल को अनफॉर्चुनेटली अब उसी वक्त डिस्कस किया जाता है जब कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस भी नहीं है, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि खालिद सज्जाद खोकर साहब तकरीबन 9 साल जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर रहे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक तारिक बुख्ती साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर जो है नामजद हुए हैं और इनका तकर्रुर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो कि पाकिस्तान के इस वक्त हैं वो पैटर्न भी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने किया है। तो उनसे बात करते हैं। तारिक बुख्ती साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि ये अपॉइंटमेंट तो हो गई, आप जिम्मेदारियां कब संभाल रहे हैं? दूसरी तरफ ये खबरें मौजूद हैं कि खालिद सज्जाद खोकर साहब इस अपॉइंटमेंट को मानने पर तैयार नहीं है, तो आपका क्या लायामल होगा इस हवाले से? भाई बाय मंडे इंशाल्लाह मैं वहीं पे हूँगा, लाहौर इस्लाम पहुँचेंगे और अभी इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। जी। तो चीफ पैटर्न जो होते हैं हॉकी फेडरेशन के वो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिफाई कर दिया मेरा, तो मैं इंशाल्लाह ये जिम्मेदारियां संभालूंगा। हॉकी की जो पोजीशन चल रही है वो सबके सामने है। हाँ। और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह हॉकी को दोबारा कौमी खेल है और उसको कौम भी इसी तरह जिस तरह हमारे ऊपर एतमाद किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जी। और इंशाल्लाह इसको उठाया जाएगा। बुख्ती साहब, मुलाकात हुई आपकी वज़ीर साहब से और कुछ डिस्कशन हुआ कि क्या लायामल होगा इंतखाबात के हवाले से, रोड मैप क्या होगा? हाँ, तो इंतखाबात कराना है मुझे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जो इनका कांग्रेस है उसका इंतखाबात शेड्यूल दिया जाएगा और उसके तहत इलेक्शन कराए जाएंगे। तो सर ये जो अब तक आपकी अगर डिस्कशन मुझे बता दें, कंफर्मेशन भी कि मुलाकात अगर हुई है, तो उसमें मतलब जो खालिद सज्जाद खोकर साहब हैं उनके हवाले से क्या राय थी हुकूमत की जो तब्दीली की गई? वो राय तो कौम के सामने है। अगर वो देखें, अब वो ना खालिद साहब को मैं जानता हूँ ना खालिद साहब मुझे जानते हैं। उनका प्रोग्रेस आवाम के सामने है, पाकिस्तानी कौम के सामने है जो डिलीवर किया है। हालांकि 4 साल से ज्यादा की मुद्दत होती नहीं है। अगर 2 टर्न किए भी हैं तो 8 साल से ज्यादा 9वां साल उनको जा रहे हैं। जी। तो मैं सुनने में तो ये भी आया है कि विदाउट नोटिफिकेशन 9 साल उन्होंने गुजारे हैं। ये भी सुनने में आया। अब ये वो तो गवर्नमेंट ने मुझे नोटिफाई कर दिया, मैं इंशाल्लाह वो संभालूंगा जाके बाय मंडे। तो आप मंडे जा रहे हैं? तो सर ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई वहाँ पे, जो राना मुजाहिद साहब नए सेक्रेटरी बने थे, जो कोचेज हैं, जो पूरा सेटअप है, इसके ये कहाँ स्टैंड करते हैं सर? अब मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं स्टैंड करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जो पहले जितने भी हैं ओहदेदारान हैं वो सारा खत्म किया गया है। नए लोग आएंगे और इलेक्शन के तहत वो लोग आएंगे। ठीक है सर, पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा मसला फंड्स भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फंड्स हैं गवर्नमेंट ने नहीं दिए गुज़श्ता चंद सालों में। पकड़ धकड़ से यहाँ से पैसे ले लिए, वहाँ से ले लिए, टीम को भेज दिया, इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये भी बड़ी हद तक शेकन है। जैसे आपने खुद निशानदेही कर दी कि इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट, IPC मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स बोर्ड, हॉकी फेडरेशन के दरमियान कोई मिसाली ताल्लुकात भी नहीं रहे। तो इस हवाले से अब क्या सोच है, जो आई थिंक आपको भी या जो भी शख्स अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मुंसलिक होता है उसको इसकी जरूरत तो रहेगी? मुझे फंड जो है ना वो इतना इशू नजर नहीं आ रहा। जी सर, प्रोग्रेस मुझे इशू नजर आ रहा है। अगर आप प्रोग्रेस देंगे, आप अच्छा खेल पेश करेंगे तो गवर्नमेंट ऑन भी करेगी और गवर्नमेंट फंड्स भी देगी।
ठीक है सर, सुना है पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट और आप तैयार हैं? ये फिर मामला या कोर्ट्स में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हम तैयार हैं, हर सूरत में हम तैयार हैं। वो जो भी उनका लाएमल होगा, अगर वो आते हैं फ्रंट फुट पे आते हैं तो आने दें उनका, देखें उनका मौके देख के उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक भुट्टी साहब मौजूद थे। खालिद सज्जाद खोखर साहब से भी हमने रब्ता किया था, लेकिन वो बता रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लाएमल बचालों को भी मौका देंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, इसको बहुत डिसेंट अंदाज से चलाया जाना चाहिए। लेकिन मामला लग रहा है कि फिर महादारे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ प्रीवियस जो हमारे सेक्रेटरीज थे वो भी कुछ कोर्ट में गए थे, अब भी मामला वहाँ जाते दिखाई दे रहा है। बहरहाल इसके ऊपर मजीद अपडेट आपको जरूर देंगे। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।